नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार राठौर। टारगेट विद सरकारी रोजगार में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग और आपकी पढ़ाई कैसे हो रही है? उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी और हम भी आपकी पढ़ाई कराने में पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो जाए। तो जितना मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। बस विश्वास के साथ आप पढ़ते जाइए और चीज़ों को रिकॉल करते जाइए, रिवाइज करते जाइए। ऐसा नहीं है कि तो आपने एक बार देख लिया और उसके बाद आपने रिवाइज नहीं किया। रिवाइज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोगों के लिए ये इस समय बहुत ही मेहनत का समय है। मेहनत करिए और सिलेक्शन ले जाइए। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हम पढ़ रहे थे वचन, और वचन में आज हम विशेष नियमों को पढ़ेंगे। जो इसके पार्ट रह चुके हैं वचन के, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो वचन के हम पढ़ेंगे अब विशेष नियम। विशेष नियम, विशेष नियम में क्या होता है? विशेष नियम में यह है कि इसमें कुछ एकारांत, उकारांत, इकारांत, एकारांत, ओकारांत ऐसे शब्द तुमको मिलते हैं। और इकारांत, उकारांत ये क्या होते हैं, इसमें आप कन्फ्यूज हो जाते हो। तो इसका सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। इकारांत क्या होता है? जैसे एकारांत होता है, ठीक है। बार बार मैं एकारांत उकारांत बोल लूँगा, इससे आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आकारांत, आकारांत और इकारांत और इकारांत ये क्या होते हैं? ऐसे एकारांत, उकारांत और ओकारांत और अवकारांत, ये सब इनसे ही समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे बड़ी ई है। बस हमें इसी शब्द को लेना है। अगर किसी शब्द के अंत में ए की मात्रा होगी वो एकारांत है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कमल, क्या लिखा मैंने? कमल। इस ले में क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एकारांत शब्द हो गया। ऐसे ही अगर आकारांत की हम बात करेंगे, जैसे कपड़ा, इस ला में क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है, तो ये आकारांत शब्द हो गया, ठीक है। ऐसे ही नीति, ठीक है। नीति, तो तय पे छोटी की मात्रा लगी है तो ये इकारांत हो गया, सही है। आगे देखते हैं, जैसे दोस्ती, तो दोस्ती में बड़ी की मात्रा लगी है तो ये इकारांत हो जाएगा। जैसे लड़के, लड़के, अब तुम बताओ लड़के क्या होगा? ये एकारांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकारांत हो जाएगा। ऐसे ही लड़कों, लड़कों, तो लड़कों क्या हो जाएगा? ओकारांत शब्द हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, विशेष नियम में हम पहला नियम लिखेंगे। यदि कोई आकारांत शब्द है, यदि कोई आकारांत शब्द है और वो कैसा है? पुल्लिंग है। कैसा है भैया? वो पुल्लिंग है। यदि कोई आकारांत शब्द है और वो पुल्लिंग है, क्या है वो? पुल्लिंग है, तो उसका जो हम बहुवचन बनाएंगे, तो उसका बहुवचन क्या लगाकर बनाएंगे? उसका बहुवचन हम ए लगाकर बनाएंगे। क्या लगा के बनाएंगे? ए। तो उसका बहुवचन हमें जो बनाना है वो ए लगाकर हम उसका बहुवचन बना देंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कपड़ा, यहाँ पे ले लेते हैं एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कपड़ा, फिर मैंने लिखा लड़का, फिर मैंने लिखा यहाँ पे रास्ता, ठीक है। आगे मैंने यहाँ पे लिखा घोड़ा, ठीक है। इस तरह से ये सब आकारांत शब्द हैं और सारे के सारे क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? सारे के सारे पुल्लिंग हैं। जैसे गधा, इस तरह से। तो अब इसका जो बहुवचन बनेगा वो ए लगा करके बना दिया जाएगा। तो कपड़ा से क्या हो जाएगा? कपड़े। लड़का से क्या हो जाएगा? लड़के। रास्ता से क्या हो जाएगा? रास्ते। घोड़ा से क्या हो जाएगा? घोड़ा, घोड़े सॉरी। और गधे से क्या हो जाएगा? गधे, ठीक है। और जैसे कुत्ता, कुत्ते का क्या हो जाएगा? कुत्ते का हो जाएगा कुत्ते, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा।
सिंपल है, आकारांत कोई शब्द है उसका हमें बहुवचन बनाना है और वो पुल्लिंग है तो ए लगा के उसका बहुवचन बना दो, राम के साथ उसका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट नियम देखते हैं इसमें क्या है। दूसरा जो नियम है वो क्या है, अब यहाँ पे देखो ये एकारांत था, अब मैं लिख रहा हूँ एकारांत। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, एकारांत, मतलब कोई शब्द जो एकारांत है। अब एकारांत क्या है वो मैंने भी बताया है। अगर कोई शब्द एकारांत है और वो कैसा है, वो स्त्रीलिंग है, वो क्या है भाई, वो स्त्रीलिंग है, तो उसका जो हम बहुवचन बनाएंगे, उसका जो बहुवचन बनाएंगे वो भी हम ए लगा करके ही बनाएंगे। क्या लगा के बनाएंगे, ए लगा करके बनाएंगे। लेकिन उस ए को जब हम लगाएंगे तो उसमें बिंदी आएगी। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर कपड़े, लड़के, रास्ते, घोड़े, इनमें बिंदी नहीं लगी हुई है क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है। अगर कोई एकारांत शब्द है और वो स्त्रीलिंग है तो उसका हम बहुवचन ए लगा के तो बनाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, बिंदी लग जाएगी। कैसे, एग्जाम्पल से देखो इसको, एग्जाम्पल समझो इसको क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक साइड में लिख दिया एक वचन और दूसरी साइड में लिखा है मैंने क्या, बहुवचन। ठीक है, एक तरफ है एक वचन, दूसरी तरफ से बहुवचन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बोतल, क्या लिखा है, बोतल। अब बोतल टूट गई है कि टूट गया, तो बोतल टूट गई, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया और वैसे भी ये एकारांत शब्द है, तो इसका जो बहुवचन बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, बोतलें बन जाएगा और इस पर बिंदी लगा दी जाएगी। शुद्ध वर्तनी के हिसाब से बता रहा हूँ, ये शुद्ध वर्तनी में पूछा जाएगा कि बोतल का बोतलें होगा और बिंदी ना लगी हो तो फिर वहीं पर एरर हो जाएगी हमारी। तो कोई अगर स्त्रीलिंग शब्द है और एकारांत है और उसका बहुवचन बना करके हम ए लगाकर इसका बहुवचन बना रहे हैं तो फिर बिंदी जरूर आएगी। ठीक है, ऐसी बोतल, ऐसी और देखो अदालत, अदालत का क्या हो जाएगा, अदालतें, क्या हो जाएगा, अदालतें। जैसे हो गया किताब और बिंदी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, किताबें, क्या हो जाएगा, किताबें हो जाएगा। ठीक है ना, और देखते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ शब्द। जैसे ये हो गया अदालतें, किताबें, बोतलें और पुस्तक। पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकें। ठीक है ना, इसी तरह से ये ध्यान आपको रखना है और बाकी एग्जामिनर अपने आप एग्जाम देगा, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और रूल याद करते जाना है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। अब यदि कोई आकारांत शब्द है, आकारांत, आकारांत शब्द, ठीक है, तो उसका जो हम बहुवचन बनाएंगे, उसका हम बहुवचन बनाएंगे ए लगाकर। यदि कोई आकारांत शब्द है तो उसका बहुवचन ए लगा करके बना जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक वचन लिख दिया और बहुवचन। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है माता, एक वचन में माता, ये आकारांत शब्द है। ठीक है, और ये स्त्रीलिंग भी होगा। ये जो शब्द होगा आकारांत, ये कैसा होगा, इसकी एक पहचान और है कि ये स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, जैसे माता है, जैसे लेखिका है, क्या है, लेखिका। जैसे माला है ना, जैसे माला हो गई, सभा, कविता, कथा आदि। ठीक है ना, इनसे ही समझ में आ जाएगा। बस हमें क्या करना है, इसको लगाना है, इसका बहुवचन बन जाएगा। जैसे माताएं हो जाएगा, लेखिकाएं हो जाएगा और मालाएं हो जाएगा और सभाएं हो जाएगा, कविताएं और कथाएं। इस तरह से इनका ये बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट जो नियम है, आगे का जो नियम है वो ये है कि अगर कोई शब्द ईकारांत है, ईकारांत या फिर ईकारांत है, क्या है, ईकारांत है, तो उसका जो हम बहुवचन बनाएंगे, ठीक है, उसका जो हम बहुवचन बनाएंगे ईकारांत, ईकारांत, तो ईकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग भी है, ये स्त्रीलिंग भी होगा, इस बात का ध्यान भी रखना है तुमको। ठीक है, ईकारांत या फिर ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, कोई शब्द है जो स्त्रीलिंग है, उसका जो हम बहुवचन बनाएंगे, उसका जो बहुवचन बनेगा वो क्या जोड़ करके बनेगा,
देखो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हम कि उसका बहुवचन बन जाए। तो उसमें जो हम जोड़ेंगे ईया जोड़ते हैं, क्या जोड़ देंगे भैया, ईया जोड़ करके उसका बहुवचन बन जाएगा। जैसे फिर से एक वचन लिखते हैं और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दवाई, ठीक है, ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पे नारी, और जो मैंने लिखा है यहाँ पे रसोई, रसोई। जैसे हो गया नीति, जाति, नीति, जाति, ठीक है। इसके जो बहुवचन बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, बस ईया जोड़ना है। तो दवाई में बड़ी की मात्रा लगी है, छोटे की मात्रा में चेंज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, दवाइयाँ और नारियाँ, ठीक है, नारिया, ठीक है, नारिया। रसोईया क्या हो जाएगा इसका, रसोईया हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, नीतिया, और इसका क्या हो जाएगा, जातिया हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इनका क्या हो जाएगा, जातिया हो जाएगा। जैसे और जो एग्जाम्पल है वो एग्जामिनर अपने आप देगा, बस आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इकारांत या फिर इकारांत शब्द है और वो स्त्रीलिंग है, तो उसका जो बहुवचन बनेगा हमें उसके लास्ट में क्या जोड़ना है, ईया जोड़ना है। ईया, 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 सब में क्या आ रहा है, ईया, ईया आ रहा है। देखो ये इकारांत हो गया ये वाला, और ये जो नीति है ये इकारांत हो जाएगा। और भी बहुत सारे शब्द हैं, उनसे कोई फायदा नहीं है, बस आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। जो नेक्स्ट नियम है, आगे जो नियम देखते हैं हम, आगे क्या कह रहा है, कोई शब्द है, क्या है भैया, कोई शब्द है और उस शब्द के अंत में क्या है भैया, या क्या आया, या आया है। कोई शब्द जिसके अंत में या है उसका जो हम बहुवचन बनाएंगे, इसका जो हम बहुवचन बनाएंगे वो क्या करके बनाएंगे, वो ये वाला करके बना देंगे, ठीक है ना। यानी कि इसी या के ऊपर, इसी या के ऊपर चंद्रबिंदी लगा दो या इसको लगा दो, बात एक ही है इन दोनों में से। तो इस या के ऊपर चंद्रबिंदी लगा और उसका बहुवचन बना देते हैं। जैसे फिर से हम एक वचन लिखते हैं और दूसरी साइड में लिखते हैं बहुवचन, तो एक वचन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो देखो इसमें एक वचन में मैं शब्द लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है चिड़िया, क्या लिखा है मैंने, चिड़िया लिखा है। फिर मैंने क्या लिखा है, बुढ़िया लिखा है, गुड़िया लिखा है, और चूहिया लिखा है, और बिटिया, या इसको बिंदिया लेते हैं, बिंदिया, बिंदिया, ठीक है। बस इनका जो बहुवचन बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा। चिड़िया का हो जाएगा क्या, चिड़िया, इसके ऊपर क्या लगा देना है, सब में यही लगा देना है बस, और इसका बहुवचन बन जाएगा। इसी तरह से आपको सीखना है। तो गुड़िया का गुड़िया और चुनिया का चुनिया, ठीक है ना, और बिंदिया का क्या हो जाएगा, बिंदिया हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया है। उसी तरह से कुछ और जो हमारा नियम है, जो नेक्स्ट नियम है हमारा, उसको देख लेते हैं। जो नेक्स्ट नियम क्या है, जैसे मान लो कोई उकारांत शब्द है, क्या है, कोई शब्द जो उकारांत है या फिर क्या है उकारांत है, उसका हमें बहुवचन बनाना है। तो उसका जो हम बहुवचन बनाएंगे, तो ये जो शब्द होंगे, ये देखो इसमें का जो बहुवचन बनाएंगे हम, उसका हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, तो ए लगा करके इसका बहुवचन बना देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक वचन, और फिर मैंने लिखा है क्या, बहुवचन। तो एक वचन से बहुवचन बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, वधू, वधू। इसमें क्या ये होगा, एक चीज़ ध्यान रखनी है, बड़े ऊ की मात्रा लगी है, छोटे ऊ की मात्रा में बदल जाएगी जब हम इसमें ये जोड़ेंगे। जब मैं वधू में ये जोड़ूंगा तो ये बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा में बदल जाएगी, ठीक है। बहु या फिर लिख लो वधू, वस्तु। अगर लास्ट में छोटे ऊ की मात्रा आएगी तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, छोटे ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा में रहेगी बस। जैसे लू हो जाएगा और जू भी हो जाएगा, है ना। जैसे ऋतु हो जाएगा, ऋतु, ऋतु, इस तरह से। तो इनके जो बहुवचन बनेंगे वो क्या बनेंगे, इसका बनेगा वधुएं, इसका क्या बनेगा, वधुएं, और इसका क्या बनेगा, बहुएं, इसका क्या बनेगा, वस्तुएं, इसका क्या बन जाएगा, वस्तुएं, इसका क्या बनेगा, लुए, इसका क्या बन जाएगा, लुए, और इसका हो जाएगा जुएं, और इसका क्या हो जाएगा, ऋतुएं। इस तरह से इसके बहुवचन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है।
ये देखो, ये सारी की सारी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। आगे का जो नेक्स्ट नियम है उसको भी देख लेते हैं, क्या है नियम। अब कुछ नियम है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे जितने भी मैं ये वचन का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये याद आपको रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो धातुएं हैं, धातु प्लस अधातु, तो धातु प्लस अधातु के नाम के जो नाम होंगे वो एक वचन में होंगे। किस में होंगे वे? एक वचन में। तो धातु और अधातु के नाम किस में होते हैं? अधातु में होते हैं, एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे लोहा, सोना, तांबा, ठीक है, इस तरह से। और इसमें जैसे और है चांदी, कापर, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। धातु और अधातु के नाम एक वचन में। और यहाँ और देख लेते हैं इसमें जो नियम है, जो नेक्स्ट नियम है इसका वो है कि भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा, इसका जो प्रयोग होगा ये भी एक वचन में ही होगा, ठीक है। इनका क्या होगा? इनका प्रयोग भी एक वचन में ही होगा। तो भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं जैसे दयालुता, है ना, इसी तरह से जैसे दोस्ती, है ना, जिस तरह से। और मिठाई की अगर हम बात करते हैं, जैसे मिठाई सॉरी द्रव्य की बात करते हैं, जैसे पानी, कॉफ़ी आदि, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो शब्द होंगे एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे। भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक जो संज्ञा होगी एक वचन में प्रयोग की जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? जो संबंधों के नाम हैं, संबंधों के नाम, संबंधों के नाम भी किस में आएंगे? एक वचन में ही आने वाले हैं, ठीक है भैया। ये एक वचन में ही आते हैं संबंधों के नाम। जैसे चाचा है, जैसे फूफा है, जैसे मामा, मामी, मामी, है ना, चाची, इस तरह से आदि। ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये सब उसी में आएंगे। नेक्स्ट जो है, जैसे और शब्द हैं हमारे, अगर आदर देने के लिए, आदर भाव देने के लिए, आदर भाव देने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बहुवचन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे पिताजी आ रहे हैं, जैसे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी आ रहे हैं। जैसे नेताजी, नेताजी भाषण दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं। यहाँ पे ये एक वचन में प्रयोग होगा, किस में होगा? एक वचन में, क्योंकि है के ऊपर बिंदी नहीं लगी है, यहाँ पे है के ऊपर बिंदी लगी है। इसका प्रयोग किस में होगा? बहुवचन में होगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है ना है, तो देखो इसमें दोनों पे जगह मैंने बिंदी लगाई है क्योंकि इनका प्रयोग बहुवचन में कह रहा है। आदर भाव देने के लिए या महानुभावों की, जो अनुभाव होते हैं, महापुरुष होते हैं, नेता लोग होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? आदर भाव देते हैं। और उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इस बिंदी का प्रयोग करेंगे, यानी कि उनको बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? कुछ शब्द हैं बे शब्द, ऐसे करके लिखते हैं कुछ शब्द, कुछ शब्द जिनमें हम गण लगा के बहुवचन बनाते हैं और वृंद लगा के, जन लगाकर और लोग लगाकर उसका बहुवचन बनता है। क्या बनता है? उसका एक वचन से बहुवचन बन जाता है। तो गण वर्ण जन लगा करके एक वचन से बहुवचन बन जाता है। तो एक वचन मैं लिखता हूं यहाँ पे, एक वचन और बहुवचन, इस तरह से ध्यान से देखो।
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नेता, जैसे मैंने लिखा गरीब, फिर मैंने लिखा शिक्षक, ठीक है, शिक्षक, फिर मैंने लिखा भक्त, स्त्री, और इसमें क्या होगा, और इसमें देखते हैं नारी, और शिशु, शिशु। इसी तरह से इनका जो बहुवचन बनेगा, जैसे नेता लोग, कहते नहीं कि नेता लोग आ रहे हैं, ठीक है, गरीब लोग, अमीर लोग, शिक्षक गण, है ना, भक्तजन, स्त्रीजन, स्त्रीजन, नारी वृंद, नारी वृंद, शिशु वृंद। ये इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो गण वर्ण जन लगाकर भी हम क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। आगे एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे होता है हर, या फिर हरेक, या फिर प्रत्येक, इनका प्रयोग हम किस में करेंगे, एक वचन में करते हैं। किस में करते हैं, एक वचन में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें और क्या चीजें हैं, एक होता है अनेक, और एक होता है अनेकों। तो जब भी ये वाला आएगा तो ये तो होगा गलत, ये होगा सही, और ये हमारा क्या है, बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। इसका एक वचन क्या होगा, तो फिर तो अनेक का एक वचन होता है एक, तो अनेक का एक वचन क्या होगा, एक होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। आगे देखो इसमें क्या है, वे शब्द जो एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं। जैसे बिंदु, याचना, सरसों, सौदा, आत्मा, बाजार, चाकू, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं, ठीक है, दोनों में क्या रहते हैं, समान रहते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें या इसका बहुवचन कैसे बनेगा या इसका एक वचन कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सदैव बहुवचन शब्द, जैसे दर्शक सदैव बहुवचन शब्द रहेगा, दर्शन, केस या बाल, प्राण एक बहुवचन शब्द है, ठीक है, होश, आंसू, दाम, समाचार, आशीर्वाद, रोम, तेवर, रोंगटे, होठ, और अक्षत। अक्षत क्या होता है, जो टीका लगाते हैं ना, कि हल्दी और चावल का मिक्स करके जो टीका लगाते हैं वो अक्स होता है अक्षत, उसको अक्षत बोलते हैं। तो ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन से शब्द कैसे हैं। ये सारे के सारे जो शब्द लिखे हैं सब महत्वपूर्ण शब्द हैं और परीक्षा की दृष्टि से तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब पूछता है तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये एक वचन है क्या फिर बहुवचन है। ऐसे पूछेगा कि आंसू का बहुवचन क्या है और आंसू करके दे देगा, वो गलत हो जाएगा। तो आंसू का आंसू ही बहुवचन रहता है, इस बात का ध्यान रखना। अब वे शब्द जो सदैव बहुवचन में रहेंगे, जैसे कि जनता एक वचन में रहेगी, ठीक है। वे शब्द जो एक वचन में रहते हैं, जनता, भीड़, पुलिस, वर्षा, माल, आकाश, सहायता, सामग्री, आटा, पानी, व्यथा, सत्य, ठीक है। ये मोस्ट शब्द हैं जो मैंने लिखे हैं एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। तो इन शब्दों को आप एक बार रिवाइज और कर लेना जब तक आपका पेपर होता है। रिवाइज ही वो कुंजी है जो आपको सफलता प्रदान करा देगी। तो बार बार इन चीज़ों का रिवाइज करते रहिए। ज़्यादा नंबर की हिंदी नहीं आएगी, इसमें 37 नंबर की हिंदी आएगी और मैंने आपका टारगेट जो है 36 का कर रखा है। तो 36 आराम के साथ आपके नंबर आ जाएंगे अगर आप लगातार रिवाइज करते रहते हैं तो, ठीक है। तो अब वचन का चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। आइए अब हम शुरू करते हैं अपने कारक का चैप्टर, ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिए कारक। कारक, तो कारक क्या होता है? कारक का मतलब होता है जोड़ने वाला। कारक का मतलब होता है जोड़ने वाला। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो कारक की जो परिभाषा बनेगी कि संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में अन्य पदों से संबंध जोड़ने वाले को कारक कहते हैं। वाक्य में अन्य पदों से संबंध जोड़ने वाले को कारक कहते हैं। आप कारक की परिभाषा
लिख लीजिएगा, ठीक है। और हम डायरेक्ट इसमें पढ़ेंगे कारक में क्या होता है। कारक की एक पॉइंट बना के यहाँ पे लिखे, कारक की अपनी विभक्ति होती है। कारक की अपनी विभक्ति होती है और विभक्ति को परसर्ग भी कहा जाता है। विभक्ति को परसर्ग भी कहा जाता है। विभक्ति से ही कारक की पहचान होती है। विभक्ति दो प्रकार की होती है। विभक्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की विभक्ति होती है। नंबर 1 होती है संश्लिष्ट, और दूसरी होती है विश्लिष्ट, ठीक है। दूसरी क्या होती है? विश्लिष्ट होती है। अंतर क्या है? विभक्ति, इसमें जो विभक्ति होगी वो जुड़कर प्रयोग की जाती है। जुड़कर, संश्लिष्ट मतलब था जुड़ना, और इसमें जो विभक्ति होगी वो जुड़कर प्रयोग नहीं होता। जुड़कर प्रयोग नहीं होती। जुड़कर प्रयोग नहीं होती। इसमें विभक्ति जुड़कर प्रयोग नहीं होती है, इसमें होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है उसका, और मैंने यहाँ पे लिखा है उस और का, इस तरह से। यानी कि इसमें क्या होगा, ये अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राम और का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राम का गलत हो जाएगा। और अगर सही लिखना है तो राम अलग और का अलग हो जाएगा, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि जो संज्ञा होती है, संज्ञा के साथ में विभक्ति अलग होकर प्रयोग होती है, क्योंकि राम एक संज्ञा है और संज्ञा से विभक्ति अलग होकर प्रयोग हुई है। और जो सर्वनाम होते हैं उसमें विभक्ति जुड़कर आती है। तो जैसे उस और का, यानी कि उसका का इसमें जुड़ करके आया है सर्वनाम में, इसलिए जो सर्वनाम होगा वो संश्लिष्ट और जो संज्ञा होगी वो विश्लिष्ट में आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से ध्यान रखना है। तो हिंदी में आगे और पढ़ते हैं। आगे देखो, हम कारक पढ़ रहे हैं। हमने विभक्ति भी बता दी। विभक्ति 2 प्रकार की होती है। कारक के प्रकार, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो जरा देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं कारक और एक तरफ लिखते हैं उसकी विभक्ति। यहीं से ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो कारक में पहला कारक है कौन सा? कर्ता कारक, और इसकी विभक्ति क्या देखेंगे बाद में। फिर है कर्म कारक, फिर है करण कारक, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। संप्रदान, अपादान, इसके बाद आएगा संबंध, अधिकरण और संबोधन। क्या होगा? संबोधन हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो विभक्ति होती है वो होती है ने, इसकी होती है क्या? को, इसकी होती है से या फिर के द्वारा, ठीक है। साधन इसमें आएगा, साधन। संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए, और अपदान की होती है से, और इससे से अलग का भाव होना चाहिए, ठीक है। संबंध अपदान की होती है, ये अपदान की विभक्ति है। संबंध की विभक्ति है का, के और की। अधिकरण की में, पर, ऊपर। अगर समय या दूरी वूरी दी होती है तो भी अधिकरण ही होता है। संबोधन में होता है जैसे कि हे, अरे, इस तरह से संबोधन में ये आते हैं,
तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 कारक हो गए और इनकी ये विभक्ति होगी। आइए हम शुरू करते हैं। अब एक एक कारक हम जो है पहला कारक हम लिखते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक, तो जो कर्ता कारक होता है क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसकी जो विभक्ति होती है, विभक्ति क्या होती है? ने। ठीक है, जैसे राम ने खाना खाया, तो ने आ गया, कर्ता कारक है। ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि कर्ता के साथ ने विभक्ति ही आए, अन्य विभक्तियां भी कर्ता कारक में आ सकती हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूं, राम को खाना खाना है। ठीक है, राधा से पढ़ा नहीं जाता, इस तरह से। तो कारक के साथ में अन्य विभक्तियां भी आ जाती हैं कर्ता कारक में। नंबर 2 जो कारक है वो है कर्म कारक। इसमें क्या होगा? जो क्रिया होगी, क्रिया का जो प्रभाव होगा, शॉर्ट में बता रहा हूं, ज्यादा इसकी परिभाषा पूछेगा नहीं आपसे, केवल ये पूछेगा कर्म कारक है या फिर ये कौन सा कारक है, ये पूछ जाएगा। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर। किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी? तो इसकी जो विभक्ति है वो क्या है? को। क्या है? इसकी विभक्ति है को। ठीक है, इसमें जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे राम ने रावण को मारा, को व्यक्ति आ गई, यानी कि ये हमारा क्या है? कर्म है, और मारना हमारी क्या है? क्रिया है, और राम ने ये हमारा क्या है? कर्ता। अब कर्ता हर बार आएगा, इस बात ध्यान रखना है कि इसमें कर्ता कारक भी आ गया, कर्म कारक भी। हम क्या लगाएं? कर्ता, तो कर्ता के बिना तो कोई काम ही नहीं होने का। तो हर प्रत्येक एग्जाम्पल में या प्रत्येक कारक में कर्ता आपको मिलेगा, क्योंकि सारे कार्य कर्ता के द्वारा ही होते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा, ये राम ने रावण को मारा। ठीक है ना। तो जहां भी को दिखाई दे वहां पर, जैसे कि सुनीता ने अमित से प्यार किया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कोई आए, से भी आ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमारा सुनीता ने क्रिया का जो प्रभाव पड़ रहा है वो अमित पर पड़ रहा है। ठीक है, तो क्रिया का जब कर्म पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में वहां पर क्या होगा? कर्म कारक होगा। और अधिकांश तुम्हें जो मिलेगा 99% को ही मिलेगा, अन्य विभक्ता तुमको नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट कारक है हमारा नंबर 3, करण कारक। करण कारक में क्या होगा? इसमें साधन, कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है, बस कर्ता जिस माध्यम से क्रिया को करेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। इसमें कर्ता के पास में कोई ना कोई साधन होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे वह पेन से लिखता है, वह पेन से लिखता है, तो पेन हो गया है साधन। ठीक है ना। ऐसे ही गोबर गणेश, एक ही शब्द में ही पूछे जा सकते हैं। तो गोबर द्वारा निर्मित गणेश, गोबर द्वारा निर्मित गणेश। ठीक है, और एग्जाम्पल, तो इसमें से आएगा और साधन आएगा। इसकी विभक्ति नहीं बताई है मैंने, तो इसकी विभक्ति मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी विभक्ति है से, और अपादान कारक की विभक्ति भी सही है, लेकिन उसमें अलग होना चाहिए। इसमें साधन, ठीक है ना, साधन होना चाहिए। और इसमें क्या आएगा? विकलांगता का भाव, विकलांगता, या फिर के बिना, या फिर के साथ,
अगर वाक्य में ये भी आ रहे हैं कि बिना के साथ और विकलांगता का भाव है, जैसे वह आंख से अंधा है, कान से बहरा है, इस तरह से वो भी किस में आ जाएंगे, करण कारक में ही आ जाएंगे। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल आप लिख लो यहाँ से, वह आंख से अंधा है, आंख से अंधा। ठीक है। जैसे प्रेम, प्रेमांध, प्रेम से अंधा, मदांध, मद से अंधा। ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट कारक है नंबर 4, संप्रदान कारक। तो इसकी जो कर्ता जिसके लिए कुछ करता है, कर्ता जिसके लिए कुछ करे। ठीक है। विभक्ति इसकी क्या है, तो इसकी जो विभक्ति होगी वो हो जाएगी के लिए। जहां भी तुम्हें के लिए दिखाई दे वहां पर क्या होगा, संप्रदान। संप्रदान का अर्थ है, संप्रदान का अर्थ होता है देना। क्या होगा, देना। अब के लिए आएगी तो सिंपल संप्रदान, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एक एग्जाम्पल है, वह भाई के लिए किताब लाया, किताब लाया। तो किसके लिए लाया है, भाई के लिए, के लिए आ गया और के लिए ही विभक्ति। अन्य देखते हैं, उसने राम को किताब दी। ठीक है ना। अध्यापक ने शिष्य को ज्ञान दिया। अब एक चीज ध्यान रखनी है, कोई व्यक्ति है जो किसी को कुछ दे रहा है, जैसे और एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके, जैसे सीता ने रवि को 100 रुपए दिए। ठीक है ना। माता ने धोबी को कपड़े दिए। माता ने धोबी को कपड़े दिए। जैसे रवि ने मोची को जूते दिए। राजा ने भिखारी को कंबल दिया। ठीक है ना। ऐसे ही रोहित ने सोहित को 100 रुपए उधार दिए। उसने उसको कार दी। सब में दी, सब में देना क्रिया है। क्या है, सब में देना क्रिया। तो जहां कहीं भी देना क्रिया हो वहां पे दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर कोई चीज जो देकर वापस आ रही है वहां पे कर्म कारक होगा, और अगर कोई चीज जो देकर वापस नहीं आ रही है वो संप्रदान कारक होगा। ठीक है। अगर कोई चीज हम किसी को दे रहे हैं और वो वापस आए तो वो कर्म कारक, और अगर कोई चीज हमने किसी को दी है और वो वापस ना आए वो संप्रदान कारक। तो वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे है। वह भाई के लिए तो हमने पढ़ लिया, उसने राम को किताब दी। अब ये नहीं पता है कि कैसे दी है, जने दो दिन के लिए दी है या 3 दिन के, पता नहीं है, बस दे दी तो दे दी। इसका मतलब संप्रदान कारक है। इसमें ये छिपा हुआ भी नहीं किताब वापस आएगी, छिपा हुआ ही नहीं है, संप्रदान कारक है। अध्यापक ने शिष्य को ज्ञान देकर वापस आ जाएगा, नहीं आएगा, संप्रदान कारक है। सीता ने रवि को 100 रुपए दिए। अब इसमें ये जिक्र भी नहीं कि उधार दिए हैं, बस दिए हैं, इसका मतलब खत्म हो गया, संप्रदान कारक हो जाएगा। माता ने धोबी को, ये वापस आएंगे। अब धोबी को कपड़े दिए हैं तो जाहिर है धुलवाने के लिए दिए होंगे, कर्म कारक हो जाएगा। रवि ने मोची को जूते दिए हैं तो ये भी सही करवाने के लिए दिए होंगे, वापस ठीक हो जाएगा, यानी कि इसमें कर्म कारक हो जाएगा। इन दोनों में क्या होगा, कर्म कारक। इनमें क्या हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक है। कभी सूरज को आया है
को में कर्म कारक होगा, नहीं, संप्रदान भी हो सकता है अगर देना क्रिया है तो, ठीक है। राजा ने भिखारी को कंबल दिया, वापस नहीं आएगा, कर्म कारक, वो संप्रदान कारक हो जाएगा। रोहित ने सोहित को 100 रुपये उधार दिए, अब यहाँ पे ये जिक्र है कि उधार दिए हैं, अब उधार दिए हैं तो ये वापस आएंगे, ये कर्म कारक होगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कर्म कारक हो जाएगा। ऐसे ही उसने उसको कार दी, अब पता नहीं कैसे दी है, हमें नहीं पता, संप्रदान कारक है क्योंकि दे दी है, बात खत्म हो रही है, बस यही पर ही। तो ये इनको देख लेना है बड़े ध्यान से। आगे देखो, जो आगे का जो कारक है अपदान, जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग हो, या फिर एक संज्ञा सर्वनाम में या दो संज्ञा सर्वनाम में तुलना की जाए, ठीक है। एक संज्ञा जब दूसरी संज्ञा से अलग हो, ठीक है, या तुलना हो, या फिर क्या हो, तुलना हो, वहां पर अपदान करा हुआ विभक्ति से, और से क्या होना चाहिए, अलग। ये नंबर क्या है, नंबर 5 का, नंबर 4 कर्ता कर्म कर्म संप्रदान 5 ही, ठीक है, नंबर 5 अलग। अगर से लगा है तो अलग होना चाहिए, जैसे वह छत से कूदा, तो से लगा है, पहले वो छत पे था, अब वो कूद गया, छत से अलग हो गया, अलग हो गया तो अपदान कारक हो जाएगा, ठीक है ना। आसमान से ओले गिरे, ओले पहले कहाँ थे, आसमान में, अब कहाँ गए, धरती पे, यानी कि आसमान से अलग हो गए। बस ये ध्यान रखना, कोई चीज किसी से अलग हो रही है तो फिर वो वहां पर अपदान कारक होगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ और अन्य है, अन्य अगर वाक्य में अध्ययन का भाव हो, या फिर निषेधात्मक क्या हो, वाक्य निषेधात्मक हो, या फिर क्या हो, डर हो, या फिर घृणा हो, अगर ये सब चीजें हैं वाक्य में तो वहां पर भी क्या होता है, अपदान कारक होता है। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने गुरु जी से अध्ययन किया, मैंने गुरु जी से अध्ययन किया, यानी कि पहले मैं गुरु जी के पास में रह करके पढ़ रहा था, अब आ गया हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मैं अलग हो चुका हूँ अपने गुरु जी से। निषेधात्मक जैसे चोरी मत करो, तो किससे अलग रहने के लिए बोला जा रहा है, चोरी से, चोरी मत करो, ठीक है भैया। तो मत जो आता है ये अलग के लिए, डर, वह अंधेरे से डरता है, तो अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से डरता है तो उसके पास जाएगा नहीं, अलग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। घृणा नाली से बदबू आती है, अगर कहीं पर बदबू आ रही है तो आप खड़े हो जाओगे, नहीं हो गए, अलग हो जाओगे, अलग हो जाओगे तो आप अपदान कारक। नेक्स्ट कौन सा कारक है, संबंध कारक। संबंध कारक, तो इसमें क्या होता है, संबंध होता है, बस सिंपल में लिखेंगे, संबंध होता है, संबंध होता है। और संबंध कैसे होगा आपको अच्छे से पता है इस चीज का। तो संबंध होता है एक संज्ञा सर्वनाम से का दूसरी संज्ञा सर्वनाम से जो संबंध होगा उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक। तो इसकी जो विभक्ति है वह का, के और की, ठीक है, का, के, की। इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, देखो, जैसे राम की किताब, तो बाद वाली जो संज्ञा है, एक संज्ञा ये है, एक संज्ञा ये है, बाद वाली जो संज्ञा है उसके अनुसार ही क्या आएगी, विभक्ति आएगी। तो यहाँ पे किताब स्त्रीलिंग है, राम पुल्लिंग है,
की स्त्रीलिंग है, यानी कि इसके अनुसार आई है। तो राम का भाई, पुल्लिंग पुल्लिंग, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट कारक क्या है? अधिकरण, अधिकरण कारक है इसमें, ठीक है ना। तो ये अधिकरण कारक है। कर्ता जिस माध्यम पर होकर, वहां पे माध्यम से क्रिया करता था, यहां पर माध्यम पर होकर क्रिया करता है, ठीक है ना। तो उसे क्या कहेंगे हम? अधिकरण कारक कहेंगे। विभक्ति क्या है इसकी? में, पर, ऊपर। जहां कहीं भी किसी वाक्य में तुम्हें ये दिखाई दे तीनों अक्षर में से कोई भी एक, वहां अधिकरण कारक होगा। जैसे मछली पानी में तैरती है, वायुयान आकाश में उड़ता है, ठीक है ना। ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लो, वह छत पर बैठा है, ये। और लास्ट कारक बचा है संबोधन। इसमें संबोधन होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें संबोधन होता है। संबोधन होता है, ठीक है ना। और इसमें जैसे कि हे, अरे, एग्जाम्पल है हे भगवान, हे भगवान मेरा कल्याण करो, हे भगवान अरे यहाँ आओ, ठीक है ना। ये हो गए कारक। तो कैसी लगी है क्लास, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।